गंभीर रहिए, हर बातों को समझिए। तो पिछले क्लास में हमने पहला चैप्टर बायोलॉजी को सफलतापूर्वक पूरा किया। कुल 137 प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि हर नौकरी करने वाला याद कर लिया होगा। अब जिनको याद हो ही नहीं रहा है तो उसका मतलब है कि वो नौकरी करने के योग्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, दूसरा कोई काम करे। क्योंकि ये बात तय रखिए कि परीक्षा में क्वेश्चन आउट होगा, आउट होगा ही होगा। लेकिन हमारे कोशिश है कि आउट होने के बाद जिसको जिसको वो खरीदेगा, वो अगर 100 में 82 बनाएगा तो आप 100 में 92 बिना आउट किए प्रश्न को बनाइएगा। हम उस हिसाब से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। हो जाने दीजिए आउट। हमारी तैयारी ही इतनी मुकम्मल रहेगी कि हम 100 में 92 अकेला खुद अपने दम पर मारेंगे। जिसको खरीदना है खरीद लो। बात को समझे कि नहीं समझे? और उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल सेल है तो 137 प्रश्न को याद रखना है, कुछ नहीं करना है। सेल हो गया है ना, आप हंसिए मत, सेल हो गया है। आप सारे प्रश्नों को याद कर लिए हैं और समझ के याद किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उड़ाते गए हैं प्रश्न को। हर एक प्रश्न पर जितना हम जानते हैं उतना बताए हैं। उन प्रश्नों को अगर आप याद कर लीजिए तो आप कोई भी परीक्षा के क्वेश्चन बैंक लीजिए और अगर उसमें सेल का प्रश्न है तो वो आपसे बनेगा। बिहार पुलिस की हम बात नहीं करें, कोई पुलिस, ऑल स्टेट पुलिस, ठीक है, पुलिस से लेकर सेना में जो कर्नल तक का, एनडीए तक का एग्जाम होता है, उसमें कोशिका का प्रश्न आया है तो वो आपसे बनेगा अगर आप 137 को याद कर लिए हैं। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो इसका एक मतलब है कि आपको बैठना ही नहीं आता है। बहुत टैलेंटेड को देखे, बैठेगा नहीं, 2 घंटा बैठने का औकात नहीं, वो कौन सा प्रश्न याद कर लेगा? पढ़िएगा तब जब आप बैठिएगा। इसलिए विद्यार्थी, खासकर जनरल कंपटीशन वाले को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बैठने के भी हुनर होना चाहिए। बहुतों को उसको कह दीजिए 5 घंटा बैठने के लिए, लगेगा कि उसको जेल में बंद कर दिया, आजादी छीन लिया गया। उसको नहीं होता है 5 घंटा बैठ। जबकि जनरल कंपटीशन तैयारी करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि 5 घंटा बैठने का हुनर अपने आप में पैदा कीजिए। 5 घंटा बैठने का हुनर होगा तब आप 3, साढ़े 3, 4 घंटा पढ़ पाइएगा। तो जिनको जिनको याद नहीं हुआ है उसका एकमात्र कारण है कि वो बैठकर याद किए ही नहीं है कि याद होगा। इसलिए जब तक परीक्षा है तब तक बैठे रहिए, कोचिंग आइए तब ही खड़ा रहिए चलते चलते। बाकी हर समय बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना? अब बैठ कर पढ़ने का मतलब ये कहते नहीं है कि लेट कर पढ़ना। अब मोबाइल से दूर रहिए। सोशल साइट, जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट जिस पर आपका प्रत्येक दिन गैदरिंग होता है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट को अगर हो सकता हो तो अभी एकदम उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके समय को कितना बर्बाद करता है वो आपको कभी पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए संभव हो तो नौकरी के लिए इतना त्याग कीजिए कि सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद कर दीजिए तत्काल परीक्षा तक, या एक समय बांध दीजिए कि इतना बजे तक सारे सोशल नेटवर्किंग साइट का जो भी काम है वो करके और उसको फिर बंद कर दीजिए। समय उसके लिए तय कर दीजिए कब आपको 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा उसके पीछे बर्बाद करना है, या इनएक्टिव कर दीजिए जब तक एग्जाम है। बहुत समय खाता है, बर्बाद कर देता है समय को, आपको पता ही नहीं चलता है। तो पहला चैप्टर का सब सारा क्वेश्चन याद कर लिए है ना? सबको याद हो गया है ना? बहुत का मुंह देख के लगता है कि याद नहीं हुआ है। जिनको जिनको याद नहीं हुआ तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका हाथ से निकला नहीं है।
याद कर लीजिए, जब तक अब दूसरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है तब तक पहला चैप्टर का सब रिवीजन करेगा। 137 क्वेश्चन प्रत्येक दिन देखिएगा जब तक दूसरा चैप्टर चल रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जितना कहते हैं उतना करिए, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अपना दिमाग लगाइएगा तो फिर यहाँ काहे आए हैं। बहुत को होता है पढ़ेगा नहीं और परीक्षा का 1 महीना होगा सेट लाएगा, सेट खरीद कर, और उसमें 100 में लगाएगा 70 आ जाएगा, खुशी का ठिकाना नहीं। अब परीक्षा में जाकर 40 पर जो है खत्म हो जाता है। भर दिन पढ़े नहीं, अंतिम में सेट लगाकर नौकरी करना चाहते हैं। संभव नहीं है ऐसा। इसलिए पढ़ना है, एक एक प्रश्न को हम पूरा क्लासीफाई कर रहे हैं, और जब तक दूसरा नंबर चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है प्रत्येक दिन सेल के 137 प्रश्न को देखिएगा। अब आइए, ये दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम टिश्यू, जिसके वैज्ञानिक अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, वो है। वैसे चैप्टर का नाम आप देख ही लिए होंगे। हम डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप का मतलब शेप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इससे पहले चैप्टर में ही हम समझे थे कि आखिर इस पृथ्वी पर जो सजीव हैं वह सजीव का निर्माण किस प्रकार का होता है। तो सजीव के शरीर की जो सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का क्या करता है? निर्माण करता। चाहे पौधा हो, चाहे थोड़ा बहुत अंतर है पौधे और जंतु में, लेकिन इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों की निर्माण प्रक्रिया कुछ इस तरह से हुई है। लेकिन इस तरह का निर्माण प्रक्रिया केवल किन सजीवों की हुई है? बहुकोशिकीय का हुआ है। बहुकोशिकीय का सजीव 2 प्रकार के होते। एक सजीव क्या होता है? एक कोशिकीय सजीव जो हमें आंखों से दिखाई, जिनको केवल माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते। तो एक कोशिकीय सजीव भी होता है, जैसे जीवाणु, जैसे अमीबा। तो ये सब जो एक कोशिकीय सजीव है, इनका शरीर कोशिका तक ही सिमटा हुआ है। इनका एक कोशिका ही इनका शरीर है। लेकिन आंखों से दिखने वाले सभी बहुकोशिकीय सजीवों की निर्माण प्रक्रिया कुछ इस तरह से हुई है। तो सजीवों की शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई भी है, वो कौन है? कोशिका से है। और कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, लेकिन किसी भी तरह का कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करेगा। इसके लिए शर्तें लागू है कि कैसा कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगा, कैसा कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगा। तो वही कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। वही कोशिका, यानी कि एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं सबके कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। सबके आकार तथा आकृति, शेप और साइज, ये भी क्या होते हैं? समान होते हैं। सबकी उत्पत्ति, ओरिजिन, ये भी क्या होता है? समान। उत्पत्ति का मतलब, मान लीजिए एक कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन से बना है और एक कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन से बना है। तो क्या वो दोनों कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना सकती है? नहीं। यानी कि
एक उत्तक बनाने में जितने भी कोशिकाएं भाग लेती हैं उन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अर्थात वो एक ही कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। अलग अलग कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं कर सकता है। तो कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते, कमेंट बॉक्स को देखिएगा, लाइट गुम हो गया। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना लेती हैं, लेकिन उन उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं सबके कार्य क्या हो, आकार और आकृति क्या हो, और उसकी उत्पत्ति भी क्या हो, समान। क्लियर है? तो समान आकार आकृति, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। लेकिन दोस्तों इनके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ उत्तक हमारे शरीर में या पौधे के शरीर में ऐसे हैं जिनमें कोशिकाएं अलग अलग कार्य करते हैं, उनके आकृति अलग अलग है, लेकिन वो फिर भी मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। यानी कि ये जो उत्तक का परिभाषा पढ़े हैं कि उत्तक समान आकार आकृति, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कुछ ऐसे भी उत्तक हैं जो इन परिभाषा पर खरा उतरता, फिर भी उसे उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन सभी कोशिकाओं के कार्य अलग अलग तो होते हैं, लेकिन अंत में वो कार्य क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी उत्तक होते हैं सजीवों के शरीर में जिनमें जो कोशिकाएं होते हैं उनके आकार और आकृति भिन्न होते हैं, उनके कार्य भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन वैसे कुछ ही है, सभी के सभी नहीं है। सभी के सभी उत्तक यानी अधिकांश उत्तक इस परिभाषा पर खरा उतरता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि कुछ उत्तक है जो अलग अलग आकार एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको रक्त का देते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तीनों के कार्य अलग हैं, तीनों के आकार अलग अलग हैं, लेकिन तीनों मिलकर रक्त का निर्माण करती है। तो ऐसे भी उत्तक हैं, समझे कि नहीं समझे? लेकिन उसको आप अपवाद मानकर चलिए, उसको आप अपवाद मानकर चलिए। एक उत्तक के सभी कोशिकाएं आकार और आकृति में क्या होते हैं, उनके उत्पत्ति भी क्या होते हैं, उनके कार्य भी क्या होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बिल्कुल, अभी यही बात पढ़े हम। उत्तक एक कोश के तथा बहुकोश के दोनों जीवों में पाया जाता है। यह कथन सही है? यह गलत है। उत्तक केवल किसमें पाया जाता है? किसी भी एक कोश के जीवों में उत्तक। आपसे पूछेगा कि जीवाणु में उत्तक होते हैं? नहीं होते। जीवाणु में एकमात्र कोशिका होते, वही उसका शरीर होता है, उसमें कोई उत्तक नहीं होते। तो दूसरा कथन गलत है, सही है केवल एक। और कौन सा कथन सही है? और 3 भी। अच्छा, तीसरा कथन हम सोचे 2 एक कथन है। पादप और जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल, पौधे और जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। सभी बहुकोश के सजीव में उत्तक पाए जाते हैं। सभी बहुकोश के सजीव में उत्तक पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग पौधों में नहीं पाए जाते। पौधों में अंग नहीं पाए जाते। अंग केवल जंतु में पाए जाते। पौधे में जो ना उत्तक ही मिलकर उत्तक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जंतु में उत्तक अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। लेकिन पौधे में उत्तक मिलकर ही उत्तक तंत्र बना लेते हैं और पौधे का शरीर उत्तक तंत्र पर ही आकर समाप्त हो जाता है। पौधे के शरीर में कोई अंग। वैसे भी आप प्रैक्टिकली जानते हैं, पौधे में क्या लीवर होते हैं, आमाशय होते हैं, उसमें अंग नहीं होते। उनका शरीर उत्तक से लेकर उत्तक तंत्र तक ही विकसित होता है। यानी पौधे का शरीर देखिएगा तो पौधे के शरीर में क्या है?
कोशिका मिलकर क्या बनाया? उत्तक मिलकर क्या बनाया? उत्तक मिलकर क्या बनाया? उत्तक तंत्र बनाया, टिश्यू सिस्टम बनाया, और कई टिश्यू सिस्टम मिलकर बन जाता है पौधा का शरीर, पौधा का शरीर। लेकिन वहीं दोस्तों अगर जंतु की बात करिए, उत्तक क्या बनाता है? अंग क्या बनाता है? तब जाकर बनता है। लेकिन पौधों में उत्तक तंत्र और पौधा का शरीर। क्लियर हो गया ना? उत्तक तो पादप और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। सही होगा दोस्तों क्या? डी। कौन होगा? डी। क्लियर? 1 और 3 सही है, लेकिन 2 क्या है? 2 क्या है? गलत है। क्लियर? समझे कि नहीं? तीसरा, पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान होती है। होती है जी? बिल्कुल होती है। पौधे और जंतु दोनों में कैसा कोशिका है? यूकैरियोटिक ही ना है? दोनों में यूकैरियोटिक, यानी पौधे और जंतु की कोशिका लगभग समान है। बस कुछ संरचनाओं को, यानी कोशिका के भीतर के कुछ संरचनाओं को लेकर पौधा और जंतु के कोशिका में अंतर होता है। जैसे लवक पौधा में है तो जंतु में नहीं है, जंतु में सेंट्रोसोम है तो पौधा में नहीं है, पौधा में रसधानी है तो जंतु में नहीं है। लेकिन है तो दोनों का कोशिका यूकैरियोटिक ही, यानी दोनों विकसित कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो पौधे के कोशिका और जंतु के कोशिका लगभग समान होते हैं। बस कोशिका के भीतर के कुछ कोशिकीय संरचनाओं को लेकर इनके कोशिका में अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर इनके कोशिकाओं में नहीं है। तो ये सवाल करा कि पौधे और जंतु की कोशिकाएं लगभग एक समान ही होती है, अर्थात दोनों की यूकैरियोटिक ही होती है। फिर भी दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? तो आप ये बात जान लीजिए कि पौधे और जंतु के कोशिकाएं लगभग एक समान होते हैं, इसीलिए जब कोशिका पढ़ रहे थे तो साथ साथ न पढ़े, लास्ट में थोड़ा बहुत अंतर जो था उसको हम देख लिए थे। लेकिन अगर उत्तक की बात करिएगा तो पौधे और जंतु के उत्तक में कोई समानताएं नहीं है, जरा सा भी वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। पौधे और जंतु के उत्तक में कोई समानताएं नहीं है, दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो सवाल यही पूछ रहा है कि कोशिकाएं इतने समान होने के बावजूद उत्तक काहे इन दोनों के इतने भिन्न होते, इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो शकल सूरत ही देख लीजिए, हम लोग कैसे हैं, पौधा कैसे हैं। मिलता है शकल? नहीं मिलता है ये। यानी सबसे बड़ा कारण तो संरचना को ही देख लीजिए, जंतु की संरचना कुछ अलग है, अब पौधे की संरचना कुछ अलग है। पौधे को एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उसे जमीन पर एक जगह खड़ा रहने में मदद कर सके, जबकि हमें एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता जो हमें चलने फिरने में मदद कर सके। तो पौधे और जंतु के उत्तक एक दूसरे से भिन्न क्यों है जबकि कोशिकाएं लगभग दोनों के समान हैं? तो इसका तो पहला कारण है कि दोनों के आकार और आकृति एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, दोनों की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग अलग है। आइए प्रश्न में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला नंबर करें, ए नंबर की पौधों में कोई गति नहीं होता जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। क्या इस वजह से दोनों के उत्तक अलग होते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप भी पर ये पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होता है। बिल्कुल सही, यानी कि ग्रोथ होने का तरीका ही अलग अलग है। पौधे की जो वृद्धि होती है कुछ खास क्षेत्रों में ही होती है, लेकिन जंतु की वृद्धि समान रूप से होती है। एक हाथ में जितना वृद्धि होगा उतना दूसरे हाथ में भी होगा।
लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता, एक टहनी बहुत बड़ा हो गया, दूसरा टहनी अभी छोटा ही है। तो ग्रोथ करने के, वृद्धि करने के जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो भी पौधे और जंतु के बिल्कुल क्या है, भिन्न है। और एक बात, जंतु में ग्रोथ जो है वो निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद ग्रोथ घटने लगता है। जंतुओं में ग्रोथ एक निश्चित आयु तक होती है और उसके बाद ग्रोथ क्या होता है, घटने लगता है। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता, पौधा में जीवन पर्यंत ग्रोथ होता ही रहता है। पौधा जिंदगी भर जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो ग्रोथ करते रहेगा। तो वृद्धि करने के तरीके दोनों के अलग अलग है, इसलिए दोनों के उत्तर क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए दोनों के उत्तर क्या होते हैं, अलग होते हैं। लगता है इसका आंसर डी होगा। जंतु तथा पौधे के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बिल्कुल। और इन तीनों कारणों से पौधा और जंतु के कोशिकाएं समान होकर भी उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल। क्लियर? बातों को समझ गए? पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? चौथा पर आइए। हिस्टोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, उत्तक का अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन। टिश्यू का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? और ये शब्द किसने प्रदान किया? ये शब्द रॉबर्ट मेयर ने प्रदान किया है, मेयर ने प्रदान किया। तो ये तो रटने वाला प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दिया है तो हमको क्या करना है, बस याद रखना। क्या? तो 4 का ये होगा, इसको रटिए। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? चलिए, ऑनलाइन वाले सब बहुत फास्ट है, बहुत तेजी के साथ आंसर आ रहा है। और सभी ऑनलाइन वालों से यही अपेक्षा है कि अभी आप दिन रात एक किए होंगे तैयारी में, और दिन रात एक नहीं किए होंगे तैयारी में, तो निश्चिंत रहिए किसी को नौकरी होने वाला नहीं है। 5 नंबर, हम जो भी बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, ये फुलाने वाला गप नहीं कि नौकरी होगा आप ही को होगा। हम सीधा कहते हैं कि भाई रटने का क्षमता है, बैठने का क्षमता है, वर्दी पहनने का ललक है, तो आ जाइए। हम अपने अनुभव के आधार पर 20,000 क्वेश्चन चुने हुए हैं, उसको अच्छी तरह से हम समझा देंगे। रट लीजिए, उसके बाद 100 में 92 नहीं बनेगा, तब आकर के आप कहिएगा। 20,000 क्वेश्चन रटने का कुव्वत नहीं है तो हमारे पास नहीं आइए, और कहीं भी जाइएगा बिना इतना क्वेश्चन रटे आपका नौकरी 100% कन्फर्म नहीं होगा। और हम ये नहीं करें कि अचानक रटना है। 137 से हुआ, अभी रोशन सर कितना करवा दिए हैं? अच्छा, उनमें भी हमें तो बहुत क्वेश्चन, हमें तो लगभग 5,000 क्वेश्चन है साइंस में, बस। ठीक है, 5,000 साइंस में क्वेश्चन है, उतना रट लिए। उसमें भी 137 हो ही गया है। 5 नंबर, 5 नंबर, एक विशेष कार्य, इस सवाल का उत्तर सब दे दीजिएगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? उत्तक। क्लियर? तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीधा उत्तक का परिभाषा घुमा फिरा के पूछा है। समान कार्य, समान आकार आकृति और समान उत्पत्ति वाले कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा दोस्तों। और हमको नहीं लगता कि विचार करना बहुत बड़ा टफ काम है। पहला, किसी एक उत्तक में, यह बात भी हम समझाए हुए हैं पहले प्रश्न में, कर किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। यहां विशेषताएं का मतलब कार्य है।
तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि एक उत्तक में जितने कोशिकाएं रहते हैं उसके आकार और आकृति समान होते हैं, उनकी उत्पत्ति समान होती है, उनके कार्य या विशेषताएं समान होते हैं। पहला क्या है? दूसरा, कुछ उत्तकों में ध्यान दीजिएगा कि कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, बिल्कुल होती है। कुछ उत्तक में अलग अलग आकार आकृति एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाएं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उत्पत्ति क्या होती है? समान ही होती है। यानी कुछ देखिए, उत्तक बनने के लिए 3 प्राथमिकता है। सारे कोशिका का आकार और आकृति समान होनी चाहिए, उनकी उत्पत्ति यानी वह एक ही कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए, और उनके कार्य भी समान होनी चाहिए। लेकिन कुछ उत्तक ऐसे हैं जिनमें अलग अलग आकार आकृति की कोशिकाएं हो सकती है, अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं हो सकती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति भी फिर भी क्या रहेगी? समान ही रहेगी, उत्पत्ति भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या है? आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? क्लियर? पादपों में, पादप का मतलब पौधा, विभाज्योतिकी यानी मेरी एस्टिमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पादपों में विभाज्योतिकी उत्तकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको पहले जानना पड़ेगा, इस उत्तक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो अगर दोस्तों पौधा की बात करिएगा, पौधा की बात करिएगा तो पौधा किसे कहते हैं? अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि पौधा किसे कहते हैं, तो जान लीजिए, वे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण, वो बहुकोशिकीय सजीव, वो बहुकोशिकीय सजीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं। अब बहुकोशिकीय पौधा है तो वो बहुकोशिकीय होगा। कुछ एक कोशिकीय सजीव भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, लेकिन उसको हम पौधा नहीं कहेंगे। पौधा है तो उसे मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, पौधा का मतलब यह नहीं है कि उसमें जड़ तना पत्ती होगा। पौधा होने का मतलब है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। पृथ्वी पर कई ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़ तना पत्ती है ही नहीं, तो फिर क्या है? तो आने दीजिए, पूरा का पूरा पौधा का एक चैप्टर है जिसमें समझ लेंगे कैसा कैसा पौधा इस पृथ्वी पर है और कैसे कैसे को हम देखे हैं। तो प्लांट में जो उत्तक होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 ही प्रकार के। मेरी एस्टिमेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्योतिकी, और दूसरा परमानेंट, अस्थाई। तो पौधों में 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, विभाज्योतिकी और अस्थाई। जंतु में 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पौधे में 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थाई उत्तक। मेरी एस्टिमेटिक और परमानेंट। सोने वाले जाग जाइए, हाँ जाग जाइए, और हौसला होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं तब ऐसा नहीं फीलिंग होता है कि एक दिन वर्दी पहनेंगे 60,000 रुपया महीना सैलरी मिलेगा, ऐसा ऐसा फीलिंग आता है कि ना आता है? ऐसा ऐसा फीलिंग नहीं आता है, तभी नींद आता है। ठीक है, तो तैयारी करते हैं तो फीलिंग आने दीजिए, फीलिंग आएगा तो नींद दूर हो जाएगा। कितना बड़ा हम काम कर रहे हैं। हम सबको बताते हैं कि आप जो काम करिए जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, ये सफल रहा तो पूरी जिंदगी आपकी सफल होगी। और अभी आप बिहार पुलिस बन जाइएगा अभी इस बार, तो यकीन मानिए डीएसपी होकर रिटायर करिएगा। इसलिए जागिए जागिए, अरे 5-6 महीने की तो बात है। तो पौधे में 2 प्रकार के, पौधे में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योतिकी और अस्थाई। विभाज्योतिकी और अस्थाई। जंतु में 4। कौन कौन? तो आने दीजिए, जंतु को देख लेंगे कौन कौन। लेकिन जंतु में, पौधे में, अब इन दोनों उत्तकों में अंतर क्या है? इन दोनों उत्तकों में अंतर क्या है? तो पौधे के ऐसे उत्तक, पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, विभाजन का मतलब पुराने से नया, पुराने कोशिका से नया कोशिका बनने की प्रक्रिया को विभाजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। तो पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है, पुराने से नए बनने की क्षमता होती है, उन्हीं उत्तकों को क्या कहते हैं? जबकि अस्थायी उत्तक, पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उस उत्तक को क्या कहते हैं? तो आप जान गए कि उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं, उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो पौधे के ऐसे उत्तक जिनके कोशिका विभाजन कर सकती है, वो उत्तक कौन है? अस्थायी उत्तक वो हैं जिनके कोशिकाएं विभाजित अर्थात पुराने से नए नहीं बन सकती। क्लियर हो गया? समझ गए? अब आप कहिएगा पौधा में कई भाग होते हैं, जड़ होते हैं, तना होता है, पत्ती होता है। तो पौधे के किस भाग में विभाज्योतिकी रहते हैं और किस भाग में अस्थायी रहते हैं, वो भी समझ लीजिए। तो विभाज्योतिकी उत्तक वो उत्तक है जिनका कोशिका विभाजित हो रही है, अर्थात विभाज्योतिकी उत्तक नया नया कोशिका को तैयार कर कर नया नया बन रही है। नए नए कोशिका का लगातार तैयार होते रहना मतलब पौधा में ग्रोथ हो रहा है।
तो पौधे के वे सभी भाग जिसमें ग्रोथ हो रहा है, समझ जाइए वहां पर कौन है? विभाजक। जहां पर ग्रोथ हो रहा है, पौधे के तना बढ़ रहा है, वहां पर कौन उत्तक है? पौधे के फल बढ़ रहा है, वहां पर कौन उत्तक है? पौधे के फूल बड़ा से छोटा हो रहा है, कौन उत्तक है? हर ग्रोथ करने वाले भाग में पौधे के कौन उत्तक है? विभाजक। अब पौधे के कुछ भाग देखिएगा जहां अब ग्रोथ रुक गया है, जैसे पेड़ के छाल, छाल क्या होता है? ग्रोथ करके मोटाते रहता है? नहीं, समझ जाइए वहां पर विभाजक की नहीं है, वहां पर कौन है? अस्थायी उत्तक। फल जो है वृद्धि करते करते एक समय फल की वृद्धि रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? तो जब फल की वृद्धि हो रही थी तब कौन था? जब रुक गई अब क्या हो गया? अस्थायी। तो पौधे के वे सभी भाग जहां पर ग्रोथ हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, किसी भी तरह का ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पर कौन से उत्तक की उपस्थिति है? यानी विभाजोत्तकी उत्तक पौधे के प्रत्येक भाग जड़ में पाई जाती है, तना में पाई जाती है, शाखाओं में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है, लेकिन तब तक जब तक वो ग्रोथ करते रहता है। और अस्थायी उत्तक पौधे के उस भाग में पाई जाती है जहां का ग्रोथ अब रुक चुका है, जहां पर ग्रोथ। और अस्थायी उत्तक जहां रहेगा वहां ग्रोथ होगा ही नहीं, क्योंकि इसको नया कोशिका बनाने की क्षमता है, और नया कोशिका नहीं बनेगा तो ग्रोथ होगा। तो पौधे का वह भाग जहां पर आप देख रहे हैं कि सालों साल ग्रोथ ग्रोथ जो है रुका हुआ, समझिए वहां पर कौन उत्तक है? अस्थायी उत्तक। पौधे जब बीज से अंकुरित होते हैं तो सबसे पहले पौधा में कौन उत्तक बनता है? विभाजोत्तकी उत्तक। यानी दो प्रकार की उत्तक में सर्वप्रथम पौधे में कौन उत्तक का विकास होता है? विभाजोत्तकी उत्तक का विकास होता है। और विभाजोत्तकी उत्तक सर्वप्रथम पौधे में बन करके विभाजन करते 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 पौधे में ग्रोथ कराते रहता है। और विभाजोत्तकी उत्तक में लगातार कोशिका विभाजन होते रहती है, और एक समय ऐसा होता है कि विभाजोत्तकी उत्तक में विभाजन करने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और जब विभाजोत्तकी उत्तक जब विभाजोत्तकी उत्तक की विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वही किसमें बदल जाती है? अस्थायी उत्तक। यानी पौधे में दो प्रकार के उत्तक हैं, सबसे पहले कौन उत्तक बना? अब विभाजोत्तकी उत्तक ही किसमें परिवर्तित हो गया? तो अस्थायी उत्तक का निर्माण विभाजोत्तकी उत्तक से ही होता है। कैसे होता है? तो विभाजोत्तकी उत्तक जब विभाजित करते 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 जब विभाजन की क्षमता खो देती है तब निर्मित होता है क्या? क्लियर हो गया? तो पौधे में कितने प्रकार के उत्तक? ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है विभाजोत्तकी कहते हैं। ऐसे उत्तक पौधे के जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि कोशिका विभाजित वही होगा जो जीवित होगा। जीवित कोशिका और मृत कोशिका तो समझ गए हैं। एक कोशिका जिसमें कोशिका द्रव भरा पड़ा हुआ है वो जीवित है, एक कोशिका जिसका कोशिका द्रव सूख गया कोशिका। तो एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में अंतर हम जीव द्रव या कोशिका द्रव को देखकर कर सकते हैं। अगर एक कोशिका में कोशिका द्रव या जीव द्रव है तो वो जीवित है, और एक कोशिका में अगर कोशिका द्रव जीव द्रव सूख गया कोशिका मर गया, और जो कोशिका मर गया वो विभाजित नहीं हो सकती। तो जो विभाजोत्तकी उत्तक होते हैं वो जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए वो विभाजित करते रहती है। लेकिन अस्थायी उत्तक में बहुत कम जीवित कोशिकाएं होती है, अधिकांश इस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है, बहुत कम जीवित कोशिकाएं होती है, और जो बहुत कम जीवित कोशिकाएं होती है उसको भी अधिक से अधिक मृत कोशिकाएं विभाजित होने देती ही नहीं है। सब कहता है कि हम मर जाते हैं, तुम भी मर जाओ। तो अस्थायी उत्तक में जीवित कोशिका भी रहते हैं और मृत कोशिका भी रहते हैं, लेकिन अस्थायी उत्तक में अधिकांश मृत कोशिका रहते हैं, लेकिन विभाजोत्तकी उत्तक में केवल और केवल। तो आपका जो ये विभाजोत्तकी उत्तक है ना, ये किस कोशिका से बने होते हैं? जीवित कोशिका से बने होते हैं। किस कोशिका से? और इन कोशिका यानी विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाओं को देखिएगा तो आपको गोलाकार या अंडाकार दिखाई देगा। गोलाकार। विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखने पर वो किस आकृति के नजर आते हैं? अर्थात आप कह सकते हैं कि विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाओं का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, गोलाकार या। अब विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाओं में रसधानी वैक्यूल नहीं होता है, रसधानी वैक्यूल नहीं होता है, लेकिन अस्थाई में होता है, अस्थाई में होता है, लेकिन विभाजोत्तकी उत्तक में रसधानी। तो विभाजोत्तकी उत्तक जिनके कोशिकाएं विभाजित करते रहती है, जो पौधे के वृद्धि करने वाले भाग में मौजूद रहती है, उनके सारे कोशिकाएं, उनके कोशिकाओं का आकार और आकृति, उनके कोशिका में रसधानी। और इस विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिका में कोशिका द्रव बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। यानी अस्थाई उत्तक के में तो मृत कोशिका में तो कोशिका द्रव होती नहीं है, लेकिन अस्थाई उत्तक के कुछ जीवित कोशिका में जो कोशिका द्रव होता है उसके तुलना में कई गुना ज्यादा विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिका में कोशिका द्रव पाई जाती है। तो विभाजोत्तकी उत्तक वो है जिनके कोशिकाएं विभाजित होते रहती है, नए नए बनते रहती है। विभाजोत्तकी उत्तक पौधे के उन सभी भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि होती रहती है, या यूं कहिए कि पौधे में वृद्धि विभाजोत्तकी उत्तक के बदौलत ही होती है। विभाजोत्तकी उत्तक वो उत्तक है जो पौधा के अंकुरित होने के सर्वप्रथम बना। विभाजोत्तकी उत्तक वो उत्तक है जिससे ही अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। विभाजोत्तकी उत्तक के सारे कोशिकाएं, विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाएं गोलाकार, विभाजोत्तकी उत्तक में रसधानी, विभाजोत्तकी उत्तक में कोशिका द्रव बहुत ज्यादा होता है। अब लगता है प्रश्न बन जाएगा।
क्या पौधे में कितने प्रकार के उत्तक? 2 प्रकार के। समझे कि नहीं समझे? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑनलाइन वाले सबका जवाब नहीं लगता कि जवाब बंद हो गया है। नीतू कुमारी, गौरव कुमार, पादपों में विभाजोत्की यानी मेरी एस्टिमेटिक उत्तक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये मृत उत्तक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। विभाजोत्की उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। मृत उत्तक का नाम ही मत लीजिए। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप में लचीला प्रदान करता नहीं, ये पादप में वृद्धि कराता है, लचीलापन नहीं। क्या कराता है? वृद्धि कराता है। ये केवल किसी वृक्ष के छाल में होते हैं। छाल तो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। यानी ए भी गलत है, विभाजोत्की के संदर्भ में बी और सी भी गलत है। तो इसका मतलब अब सही कौन होगा? डी होगा। लेकिन एक बार डी को पढ़ देते। इन उत्तक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो विभाजोत्की उत्तक के संदर्भ में ए बी सी गलत है, लेकिन डी क्या है? चलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों का आंसर डी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 नंबर पाइए। अच्छा लगता है कि इसमें भी विभाजोत्की के बारे में पूछ रहा है, और विभाजोत्की उत्तक के बारे में जितना जानना चाहिए उतना बता दिए हैं। एक बार पढ़िए तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आठ नंबर। आइए अब मिलकर बनाते। बना लिए सब ना? अब देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं। आइए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाजोत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? या जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। बिल्कुल ये सही है, सही है। इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। यह सरासर गलत है। विभाजोत्की उत्तक में रसधानी होती ही विभाजोत्की उत्तक में रसधानी होती ही नहीं है। इस कोशिका के केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। हालांकि ये बात बताई नहीं थी, लेकिन जान लीजिए कि विभाजोत्की उत्तक में कोशिका द्रव्य भी बहुत ज्यादा होता है और केंद्रक भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। केंद्रक भी बहुत। इसके कोशिका में कोशिका रस की मात्रा, कोशिका रस यानी कोशिका द्रव, कोशिका रस मतलब कोशिका की मात्रा काफी अधिक होती है। बिल्कुल नो पर आइए। शीर्षत विभोजोत्की, शीर्षत विभोजोत्की। अब ये अलग टॉपिक से प्रश्न है दोस्तों। अब आइए पहली बात को समझिए। जो समझना है इस प्रश्न को बनाने के लिए जितनी समझ होनी चाहिए उतना पहले विकसित कर लेते, फिर बनाएंगे। हमने विभाजोत्की उत्तक के संदर्भ में जाना कि जब पौधे अंकुरित होते हैं तो सबसे पहले पौधे में जो उत्तक बनता है वो विभाजोत्की होती है। विभाजोत्की उत्तक के सारे कोशिकाएं जीवित होती है, उसमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजोत्की उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होती है। विभाजोत्की उत्तक जो है उनमें रसधानियां नहीं होती है, केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, कोशिका द्रव बहुत ज्यादा होता है। और विभाजोत्की उत्तक के बारे में एक बात और जान लीजिए, तब समझिए पूरा जान ही गए हैं। विभाजोत्की उत्तक में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। विभाजोत्की उत्तक में अंतरा कोशिकीय स्थान, इसको इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। तो विभाजोत्की उत्तक में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। विभाजोत्की उत्तक में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अब इंटर सेलुलर स्पेस क्या है? तो उत्तक किनसे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक उत्तक के किन्हीं 2 कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं। एक उत्तक हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने होते हैं। एक उत्तक के किन्हीं 2 कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं। अब पदार्थ में पढ़े होंगे कि परमाणुओं के बीच के खाली जगह को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ जो परमाणु से बने होते हैं उस परमाणुओं के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है जिसको अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक उसी तरह उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक उत्तक के किन्हीं 2 कोशिकाओं के बीच जो स्थान खाली रहता है उसे अंतरा कोशिकीय स्थान कहते हैं। लेकिन विभाजोत्की उत्तक में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। यानी विभाजोत्की उत्तक के सारे कोशिकाएं एक दूसरे से सटी सटी रहती है। विभाजोत्की उत्तक के सारे कोशिकाएं एक दूसरे से सटी सटी रहती है। उनमें अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता। उसमें अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल पाया, ये बात नहीं। अब देखिए दोस्तों कि पौधे में जो विभाजोत्की उत्तक है उनकी सारी विशेषताओं को तो समझ गए हैं। विभाजोत्की को अंग्रेजी में कहते हैं मेरी एस्टिमेटिक विभाजोत्की। अब विभाजोत्की उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है एपिकल। एपिकल हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षत। दूसरा है लेटरल, हिंदी में इसे कहते हैं पार्श्व। और तीसरा है इंटर सेलरी। इंटर
अंतर्वेशी, अंतर। तो विभाजोत्की ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। विभाजोत्की ऊतक कितने प्रकार के? एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। अब शीर्षत विभाजोत्की वो है जो पौधे की क्या बढ़ाता है? लंबाई को बढ़ाता है। विभाजोत्की ऊतक कौन है? ग्रोथ कराना। तो ग्रोथ पौधे में 2 तरह से होती है मुख्यतः, एक पौधे की लंबाई बढ़ती है, एक पौधे की लंबाई बढ़ना भी ग्रोथ है, मोटाई बढ़ना भी। तो वो मेरी एस्टिमेटिक कोशिकाएं जो पौधा के लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जो हर वृद्धि करने वाले क्षेत्र के अग्रभाग में पाए जाते हैं अर्थात शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, वही क्या है? शीर्षत विभाजोत्की एपिकल। तो जो भाग ग्रोथ कर रहा है, चाहे जड़ ग्रोथ कर रहा है, तना ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है, उसकी जो लंबाई बढ़ रही है वो किस विभाजोत्की के कारण? और निश्चित तौर पर शीर्षत का नाम शीर्षत इसलिए है क्योंकि ये अग्रभाग में रहता है, वृद्धि करने वाले पौधे के वृद्धि करने वाले भाग के अग्रभाग में रहते हैं, तब ना वो लंबाई बढ़ा पाएगा। तो वो विभाजोत्की ऊतक जो पौधे के लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? शीर्षत विभाजोत्की का कार्य क्या है? और पौधे के लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक वृद्धि कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। पौधे की लंबाई बढ़ना को क्या कहते हैं? तो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो विभाजोत्की कौन है जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है, या प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? प्राथमिक वृद्धि का क्या, प्राथमिक वृद्धि का क्या अर्थ है? लंबाई अर्थ है। और लंबाई बढ़ना को प्राथमिक वृद्धि इसलिए कहते हैं कि जब पौधा अंकुरित होता है तो अपना मोटाई नहीं बढ़ाता है, पहले अपना पर्याप्त लंबाई बढ़ाता है, तभी जाकर वो मोटाई बढ़ाता है। इसलिए पौधे के लंबाई में होने वाले ग्रोथ को क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और वे विभाजोत्की ऊतक जो पौधे में मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व विभाजोत्की कहते हैं। अब मोटाई में वृद्धि होना पौधा का द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। द्वितीयक वृद्धि सभी पौधों में नहीं होती है। जैसे गेहूं मक्का के पौधे की मोटाई बढ़ते हुए देखे हैं, केवल लंबाई बढ़ जाती है, उसके बाद पौधे की आयु पूरी हो जाती है। यानी प्राथमिक वृद्धि हर पौधे में होती है, मोटाई की वृद्धि हर पौधे में नहीं होती है। यानी शीर्षत विभाजोत्की सारे पौधे में होता है, लेटरल जो है वो सारे पौधे में नहीं होता है, या होता भी है तो सारे लेटरल नहीं होते हैं, कुछ ही लेटरल होते हैं जो मोटाई नहीं बढ़ा पाता है। तो पौधे के हर वृद्धि करने वाले भाग के शीर्ष पर जो विभाजोत्की ऊतक होता है जो पौधे के लंबाई को बढ़ाता है, वही कौन है? पौधे में मोटाई में वृद्धि कराने वाला विभाजोत्की ऊतक कौन है? और तीसरा है क्या? इंटरसेलरी। अब इंटरसेलरी विभाजोत्की ऊतक क्या है दोस्तों? कि एपिकल का ही भाग है कौन? इंटरसेलरी। होता यह है कि पौधे की जब लंबाई बढ़ती है ना, बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, पौधे की लंबाई में वृद्धि काफी तेज होती है। यानी कि पृथ्वी पर जो अन्य सजीव है उसके तुलना में पौधों की लंबाई को देखिएगा तो पौधों की लंबाई में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। अर्थात पौधे की लंबाई बड़ी तेजी से वृद्धि होने का कारण है कि शीर्षत विभाजोत्की बड़ी तेजी से कोशिका विभाजन करते रहता है, तब ना बड़ी तेजी से लंबाई बढ़ते रहता है। तो शीर्षत विभाजोत्की जो है या इसमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है, बड़ी तेजी से होता है, और यही कारण है कि पौधे की लंबाई काफी तेजी से बढ़ती है पृथ्वी पर अन्य सजीवों के तुलना में। तो जब बहुत तेजी के साथ ये कोशिका विभाजित करती है एपिकल, तो इनके कुछ कोशिकाएं इनसे छूट जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, वही मिलकर एक नए प्रकार के ऊतक बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? इंटरसेलरी कहते हैं। तो इंटरसेलरी वास्तव में किसका भाग है? एपिकल का ही छूटा हुआ भाग है, जो इसलिए छूट गया कि विभाजन बड़ी तेज गति से हो रहा था, लंबाई बहुत तेज गति से हो रही थी, इसलिए ये पीछे छूट गया है। पौधों के पत्तियों के डंठल के किनारे, पौधों के फूल के डंठल के किनारे ये ऊतक जमा रहता है, ये ऊतक जमा रहता है। तो विभाजोत्की ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? विभाजोत्की ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्राथमिक वृद्धि कराने वाला विभाजोत्की शीर्षत, या लंबाई बढ़ाने वाला विभाजोत्की शीर्षत, मोटाई बढ़ाने वाला विभाजोत्की पार्श्व, या द्वितीयक वृद्धि कराने वाला विभाजोत्की पार्श्व। क्लियर हो गया? अब आए प्रश्न पर। अब बताइए, शीर्षत विभाजोत्की यानी एपिकल मेरी एस्टिमेटिक लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कोई दिक्कत? वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी। प्राथमिक वृद्धि मतलब ये क्वेश्चन का जो हिंदी रूपांतरण है ना, थोड़ा अलग तरह से हो गया, इसलिए कहीं कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो सकता है। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और हिंदी रूपांतरण जो है ना गलत हो गया। जैसे प्रश्न करा कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो सवाल क्या पूछ रहा है? ऊतक कौन है? आंसर क्या होगा? शीर्षक। लेकिन ऑप्शन में कुछ और ही दिया हुआ है, तो कुछ और ही जो दिया हुआ है उसमें सबसे उपयुक्त उत्तर आपको क्या लग रहा है? ए। तो क्वेश्चन पढ़कर कुछ बेढंगा अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है तो इसका कारण यह है दोस्तों कि परीक्षा में कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी का जो हिंदी रूपांतरण होता है ना, वो कुछ गलत तरीके से हो जाता है, उसी का परिणाम है। तो परीक्षा में जैसे प्रश्न आया था हूबहू डाल दिए हम उसे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है क्या होगा? शीर्षक विभाजोत्की। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? शीर्षक विभाजोत्की। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक में उपस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम किसका उदाहरण है? पार्श्व विभाजोत्की ऊतक क्या है ये तो आप जान गए।
पार्श्व विभाजोत्की वो विभाजोत्की है जो पौधे में द्वितीयक वृद्धि या पौधे में मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, पौधे में मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो पार्श्व विभाजोत्की का ही एक प्रकार है कौन? कैम्बियम। पार्श्व विभाजोत्की भी कई तरह के होते हैं जिसमें एक कौन है? कैम्बियम। कैम्बियम भी क्या है? पार्श्व विभाजोत्की है। कैम्बियम भी क्या है? यहां पर एक देखिए संवहन उत्तक में अवस्थित। तो पौधे में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, विभाजोत्की उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाजोत्की उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसी तरह अस्थायी उत्तक का भी बंटवारा किया जाता है। तो आगे चलकर हम बताएंगे आपको अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक के प्रकार को समझेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा कि संवहन उत्तक क्या है। संवहन उत्तक अस्थायी उत्तक के ही प्रकार है। तो संवहन उत्तक में जो कैम्बियम होता है, वृक्ष के छाल के नीचे जो कैम्बियम होता है, या पौधे के किसी भी भाग में जो कैम्बियम है, वो किस प्रकार का उत्तक है? वो पार्श्व विभाजोत्की है। नेक्स्ट, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है पार्श्व विभाजोत्की। द्वितीयक वृद्धि यानी पौधे की मोटाई बढ़ना, द्वितीयक वृद्धि यानी पौधे के मोटाई बढ़ना, और द्वितीयक वृद्धि यानी कि पौधे के मोटाई बढ़ाने वाला जो उत्तक है वो कौन है? पार्श्व विभाजोत्की। वो कौन है? और इसमें अभी तुरंत आपको बताया कैम्बियम क्या है? पार्श्व विभाजोत्की। कैम्बियम क्या है? पार्श्व विभाजोत्की। किसी पौधे के तने के घेरे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी होता है? अब देखिए पौधे में जो अगर घेरा बढ़ेगा तो पौधे की मोटाई बढ़ेगा, पौधे की। तो वास्तव में ये क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछ रहा है कि पौधे की मोटाई कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है मोटाई? देख रहे हैं ना, सवाल कितना भी घूमे फिरे रहेगा तो अपना नोट से ही ये बात जान लीजिए। क्लियर? क्योंकि कुछ भी छोड़ नहीं रही है। हम शुरू ये दिन बताए थे ना, कम पढ़ाएंगे ना ज्यादा पढ़ाएंगे, जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन कहां से सेट होगा? सिलेबस से। सिलेबस से बाहर नहीं होगा, सिलेबस से क्वेश्चन सेट होगा। पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, टेंशन ही ना, 100 में 100 बना कराइएगा। लेकिन उसके लिए त्याग की जरूरत है, बैठने के हुनर विकसित करने की जरूरत है, रटने की जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। 15 नंबर, पौधे में अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। सही है कि ना है? विभाजन की क्षमता किसमें होती है? करे विभाजोत्की उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी उत्तक बनता है। बिल्कुल सही। अस्थायी उत्तक का निर्माण विभाजोत्की से होता है। विभाजोत्की उत्तक के कोशिकाएं विभाजित होते 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 जब विभाजन की क्षमता खत्म कर लेती है तो किसमें बदल जाती है? तो ये तो बिल्कुल सही कि पौधे में जो अस्थायी उत्तक होते हैं उनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजोत्की उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी उत्तक बनता है। ये भी सही है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधे, क्या हुआ? जाइएगा कि एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है तो मतलब पार्श्व विभाजोत्की, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई का बढ़ना, द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई का बढ़ना। तो अगर किसी पौधा, चाहे वो कोई पौधा हो, यहां पर एक बीजपत्री पौधा के बारे में कह रहा है कि उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात मोटाई नहीं बढ़ रही है। मोटाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभाजोत्की, अर्थात कौन? तो अगर एक बीजपत्री तने में या कहीं पर भी द्वितीयक वृद्धि नहीं हो रही तो इसका मतलब पार्श्व विभाजोत्की अथवा कैम्बियम का क्या है? अभाव है, उसमें कैम्बियम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक जिक्र किया गया है किसका? एक बीजपत्री का। एक बीजपत्री क्या है? तो एक बीजपत्री, देखिए पौधे के एक वर्ग को दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन दोनों पौधे में क्या अंतर होते हैं? एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी मोनोकोट और डाइकोट। तो पहला अंतर तो है कि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होते हैं जैसे गेहूं को देखे हैं, और द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्री होते हैं जैसे चना। चना को खोलकर देखो, उसमें दो बीजपत्र निकलेगा। तो एक बीजपत्री के बीज में एक बीजपत्र होते हैं, द्विबीजपत्री के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। पहला अंतर तो यही है, नाम के आधार पर। अगला अंतर क्या है दोस्तों कि एक बीजपत्री में जो होते हैं रेशेदार जड़ होते हैं। कैसे जड़ होते हैं? रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ तने के आधार से गुच्छे बनाकर निकलते हैं और ज्यादा दूर तक फैलते नहीं है। तो वो सारे पौधे जिसमें रेशेदार जड़ होते हैं वो किस प्रकार के पौधे होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं। वहीं द्विबीजपत्री में मूसलाजर होते हैं। क्या होते हैं? मूसलाजर होते हैं। क्या होते हैं? अब मूसलाजर होता जो है वो एकदम दूर दूर तक फैलते जाएगा, उसमें शाखाएं निकलते जाएगी और वो फैलते जाएगा। लेकिन ये जो रेशेदार जड़ होते हैं ये ज्यादा दूर तक फैलते हैं। अब गेहूं को उखाड़िएगा, उसमें इसी तरह के जड़ होते हैं। लेकिन आम के जड़, पीपल के जड़, इस सब के मूसलाजर होते हैं, बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं, बड़ी दूर दूर तक। तो एक बीजपत्री में कैसे जड़ होते हैं और द्विबीजपत्री में मूसलाजर। तो दो अंतर तो समझ गए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और पूरा अंतर बता देते हैं, पूरा समझ जाइए। द्विबीजपत्री में कैसा जड़? मूसलाजर। अब एक बीजपत्री के जो पत्ते होते हैं, एक बीजपत्री के जो पत्ते होते हैं उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। क्या होता है? समांतर सिरा विन्यास होता है। ये देख रहे हैं आप, नारियल का पत्ता, केला का पत्ता देखे होंगे,
उसके जो सिराएं होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, या ऐसे ऐसे होते हैं या ऐसे ऐसे होते हैं या सीधे सीधे होते हैं। लेकिन अगर द्विबीजपत्री के पत्ते को देखिएगा तो उसमें पहले बीच में एक मोटा सिरा रहेगा और उसके साइड साइड सिरा सजा हुआ रहेगा इस तरह का। इसको कहते हैं जालिका वत सिरा विन्यास। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के पत्ते में क्या अंतर है देख लिए। एक बीजपत्री का पत्ता कैसा है, समांतर सिरा विन्यास वाला है। एक बीजपत्री का पत्ता कैसा है, समांतर सिरा विन्यास वाला है। जबकि द्विबीजपत्री का पत्ता कैसा है, जालिकावत सिरा विन्यास वाला है, जालिकावत सिरा विन्यास। क्लियर। अब एक बीजपत्री का जो तना होता है वो खोखला होता है। क्या होता है, उदाहरण बांस देखिए, बांस एक बीजपत्री है, बांस के पत्ते देखकर पकड़ लीजिएगा उसमें जाल वाला सिरा विन्यास नहीं है, पकड़ आ जाएगा ये एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री में तो तना होते नहीं है, अगर तना होते भी है तो वो बीज से क्या होते, खोखला होते। लेकिन द्विबीजपत्री का जो तना होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, ठोस। जैसे अमरूद का तना देखे हैं, एकदम बीच में क्या होगा, ठोस होगा, ठोस होगा। तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे में क्या अंतर है आप देख रहे हैं, किन देख रहे हैं। एक बीजपत्री के बीज में एक बीजपत्र होते हैं, द्विबीजपत्री के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ होते हैं, एक बीजपत्री में रेशेदार जड़ होते हैं, द्विबीजपत्री में मूसला जड़ होते हैं। एक बीजपत्री में समांतर सिरा विन्यास होता है, द्विबीजपत्री में एक बीजपत्री में खोखला तना होता है, द्विबीजपत्री में ठोस तना होता है। एक बीजपत्री में खोखला तना होता है, द्विबीजपत्री में ठोस तना होता है। और दोनों के फूलों में भी अंतर है, दोनों के। अगर दोस्तों एक बीजपत्री के फूल देखिएगा तो उसमें जो है आपको मात्र कितना चक्र मिलेगा, 3 चक्र मिलेगा। कितना चक्र मिलेगा, 3 चक्र मिलेगा। एक बीजपत्री के अगर फूल देखिएगा तो उसमें कितना चक्र मिलेगा, 3 चक्र। एक चक्र, 2 चक्र और एक चक्र, 2 चक्र और 3 चक्र। तो एक बीजपत्री में जो फूल भी खिलते हैं ना तो वो उसमें कितने चक्र होते हैं, एक चक्र, 2 चक्र, पहला घेरा, दूसरा घेरा और तीसरा। लेकिन वहीं द्विबीजपत्री के फूल में कितना, 4 चक्र आता है, एक और रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नंबर पर। तो दोनों के तनाव में अंतर है, पत्ती में अंतर है, जड़ में अंतर है, फूल में अंतर है, यहां तक कि फलों के बीज में भी। समझे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, समझा दीजिएगा कि नहीं अब, कि केवल समझे हैं, समझा भी दीजिएगा ना। पौधा दे देंगे तो पकड़ लीजिएगा क्या, हाँ। नारियल का पौधा किसको देखकर अंदाज लगाए, पत्ता को देखकर। तो जहां बीज समझ में नहीं आए पत्ता देख लेना है, पत्ता नहीं समझ में आए जड़ देख लेना है, जड़ समझ में नहीं तना चेक कर लेना है, तना चेक ना हो तो बीज चेक कर लेना है, वो भी चेक ना हो फूल चेक कर लेना है, आराम से पता लग जाएगा। और इतना पर भी अगर पता न लगे, अगर इतना पर भी पता न लगे तो इसका मतलब है कि आप पता लगाना ही नहीं चाहते। क्लियर। मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। आज क्या नंबर तक हुआ, और प्रतिदिन 137 याद रखिएगा। अभी जाकर पहले 137 का रिवाइज करके ये 15 क्वेश्चन को याद करिएगा। ओ जाइए ना, इसीलिए छोड़ दिए हम तो थे कि आज 5-7 बजे तक खींचेंगे बायोलॉजी। हम तो